नमस्ते। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। गुजरात में आदिवासी समुदायों के विकास के लिए जो पैसा रखा गया है, उसके कथित तौर पर कहीं और इस्तेमाल होने की गंभीर बातें सामने आ रही हैं। ये जानकारी डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा के एक लेख पर आधारित है। बात कुछ यूं है, मतलब एक अजीब सा विरोधाभास लगता है कि पैसा तो था आदिवासी इलाकों में स्कूल, अस्पताल, पानी जैसी जरूरतों के लिए, लेकिन आरोप है कि वो पैसा लग रहा है स्टेट हाईवे जैसी सामान्य सरकारी परियोजनाओं पर। और मामला यही नहीं रुकता। इसी से जुड़ी एक और परत है कथित अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी की, जिसका असर भी घूम फिरकर उन्हीं समुदायों पर पड़ता दिख रहा है। हम आज खास तौर पर भरूच जिले की गोवाली गुमांडेव रोड, जो स्टेट हाईवे 165 है, उसके केस को देखेंगे। लेख में इसे एक मुख्य उदाहरण की तरह पेश किया गया है। तो चलिए इन दावों की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये विकास वाले फंड्स के नियम क्या हैं, ये कथित गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं और इसका आदिवासी समुदायों के जीवन और उनके अधिकारों पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ट्राइबल फंड आखिर होता क्या है। इससे पहले ट्राइबल सब प्लान या टीएसपी कहते थे, अब शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट यानी एसटीसी कहते हैं। ये कोई आम बजट का हिस्सा नहीं है, ये एक खास इंतजाम है, एक बजटीय व्यवस्था जिसका एक ही मकसद है अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी समुदायों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास। कहने का मतलब ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की जिंदगी बेहतर करने वाली योजनाओं पर ही खर्च होना चाहिए। और इसका आधार सिर्फ सरकारी नीति नहीं, संवैधानिक भी है। मैंने पढ़ा था संविधान में भी इसका जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल सही। संविधान का अनुच्छेद 275(1) आर्टिकल 275(1) वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्यों को खास ग्रांट्स दें, स्पेशल अनुदान, ताकि जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ आदिवासियों का कल्याण हो, वहाँ का प्रशासन सुधरे। और ये पैसा राज्य को मिलने वाले सामान्य फंड से अलग होता है। इसका मकसद है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मौके, साफ पानी, गाँव के अंदर की सड़कें, इनको सुधारना। हाँ, आपने एक बहुत जरूरी बात कही कि ये साइन राज्य के सामान्य बजट के अतिरिक्त होता है, एडिशनैलिटी जिसे कहते हैं। मतलब ये राज्य सरकार के अपने बजट के ऊपर से है, उसका हिस्सा नहीं। हाँ, बिल्कुल यही इसका मूल सिद्धांत है, एडिशनैलिटी। ये फंड राज्य के जो रोजमर्रा के विकास के काम है, उनके बजट का विकल्प नहीं है, वो तो राज्य को करना ही है। ये उसके साथ एक जुड़ाव है, एक अतिरिक्त संसाधन जो खास तौर पर आदिवासी समुदायों के लिए है। मकसद है उन ऐतिहासिक कमियों को दूर करना जो विकास में रह गई हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर ये पैसा अतिरिक्त है और सिर्फ आदिवासी कल्याण के लिए है, तो फिर इसे राज्य के सामान्य कामों जैसे कि स्टेट हाईवे बनाने में क्यों मिलाया जा रहा है? अगर लेख के आरोप सही हैं तो यहीं पर बात उलझती हुई दिख रही है। सही पकड़ा आपने। लेख का जो केंद्रीय बिंदु है वो यही सवाल है। अगर नियम और संविधान की मंशा साफ है कि ये फंड विशेष योजनाओं के लिए है, तो फिर इसका कथित तौर पर सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे राज्य राजमार्ग बनाने में इस्तेमाल क्यों? स्टेट हाईवे बनाने के लिए तो पैसा आमतौर पर राज्य का जो सड़क और भवन विभाग है, आरएनबी डिपार्टमेंट, उनके अपने रेगुलर बजट से आना चाहिए। ये जो फर्क दिख रहा है, यही जांच का विषय है। चलिए अब सीधे उस उदाहरण पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में काफी है। भरूच जिले की गोवाली गुमानदेव रोड, ये स्टेट हाईवे 165 का हिस्सा है। लेख कहता है कि इसके किलोमीटर 00 से 52 तक का जो हिस्सा है, उसे दोबारा बनाने का काम हुआ और इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। पहली नजर में तो ये एक आम सड़क का काम लगता है। हाँ, देखने में तो आम ही लगता है, लेकिन जैसा कि लेख में दस्तावेजों का हवाला देकर कहा गया है, जब इसके लिए पैसा कहां से आया ये देखा जाता है तो तस्वीर बदल जाती है। दस्तावेज बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो बजट हेड इस्तेमाल हुआ है वो है 24465054 ट्राइबल। ये कोड सरकारी खातों में खास तौर पर आदिवासी विकास ग्रांट के लिए ही होता है। मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से इस स्टेट हाईवे के काम के लिए पैसा उस स्पेशल फंड से निकाला गया जो सिर्फ आदिवासियों के लिए था। अरे ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। एक तरफ नियम कहते हैं कि टीएसपी या एसटीसी फंड का इस्तेमाल आंगनवाड़ी बनाने में करो, स्कूल की बिल्डिंग, हेल्थ सेंटर, पीने का पानी या फिर गांवों को जोड़ने वाली अंदरूनी सड़कों पर, मतलब ऐसी चीजें जिनसे आदिवासी परिवारों को सीधे फायदा हो। राइट। और दूसरी तरफ आरोप है कि ये पैसा एक स्टेट हाईवे पर लग रहा है। ठीक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या ये टीएसपी के मूल उद्देश्य से मेल खाता है?
ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आता। टीएसपीएसटीसी का उद्देश्य है टारगेटेड इंटरवेंशन, मतलब लक्षित योजनाओं पर काम करना, ना कि ऐसे सामान्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना जिसके लिए दूसरे बजट मौजूद हैं। और जब इस तरह से फंड का कथित तौर पर डायवर्जन होता है तो सीधा असर उन आदिवासी समुदायों पर पड़ता है जिनके लिए पैसा असल में था। हो सकता है उनके गांव में स्कूल की मरम्मत रुकी हो, या पीने के पानी की स्कीम अधूरी पड़ी हो, या हेल्थ सेंटर में डॉक्टर ना हो, क्योंकि उनके हिस्से का पैसा कहीं और चला गया। और जैसा कि लेख इशारा कर रहा है, ये शायद सिर्फ भरूच का ही मामला न हो। जी, लेख में ये चिंता जताई गई है कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। संभावना ये है कि गुजरात के जो दूसरे आदिवासी बहुल जिले हैं, जैसे नर्मदा, तापी, डांग, वलसाड़, साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहाल, दाहोद वगैरह, वहाँ भी शायद इसी तरह ट्राइबल ग्रांट का इस्तेमाल सामान्य पब्लिक कामों, खासकर सड़कों के लिए किया जा रहा हो। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ फंड के गलत इस्तेमाल का मामला नहीं है, ये तो फिर सामाजिक न्याय और बराबरी के विकास के उन संवैधानिक सिद्धांतों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिनका मकसद ही पिछड़े समुदायों को आगे लाना है। तो ये तो हुई फंड के सीधे इस्तेमाल की बात, लेकिन लेख एक और चिंताजनक पहलू की तरफ इशारा करता है जो इसी सड़क परियोजना से जुड़ा है, और वो है खनिज और पर्यावरण कानूनों के कथित उल्लंघन का मामला। ये कहानी को और पेचीदा बना देता है। हाँ, ये मामला सिर्फ बजट की हेराफेरी तक ही सीमित नहीं है, ऐसा लेख का कहना है। लेख में आरोप है कि इस सड़क परियोजना के उन्होंने कथित तौर पर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 यानी MMDR एक्ट और गुजरात माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2017 यानी GMMCR 2017 इनका उल्लंघन किया है। किस तरह का उल्लंघन, मतलब क्या आरोप है? आरोप यह है कि सड़क बनाने में जाहिर है काफी मात्रा में साधारण मिट्टी और दूसरे खनिज इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन ने कथित तौर पर इन खनिजों पर जो रॉयल्टी बनती थी वो सरकार को चुकाई ही नहीं। और इसके अलावा ये भी आरोप है कि ये खनिज खोदे और ट्रांसपोर्ट भी बिना जरूरी परमिट या लाइसेंस के किए गए, मतलब अवैध तरीके से। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान होता है बल्कि कई और दिक्कतें भी खड़ी होती हैं। और ये जो कथित रॉयल्टी चोरी है, इसका सीधा कनेक्शन एक और जरूरी फंड से जुड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT फंड। ये कैसे काम करता है, जरा समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है DMFT, ये MMDR एक्ट के तहत ही बना है। इसका मकसद है कि जिन जिलों में खनन का काम होता है वहां उस खनन से प्रभावित होने वाले लोगों और इलाकों के भले के लिए काम किया जाए। खदानों से सरकार को जो भी रॉयल्टी मिलती है उसका एक तय हिस्सा इस DMFT फंड में जमा होता है। और सबसे खास बात यह है कि नियमों के मुताबिक इस फंड का कम से कम 60% हिस्सा सीधे तौर पर खनन प्रभावित इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों समेत दूसरे प्रभावित लोगों के कल्याण पर खर्च होना ही चाहिए, जैसे उनकी सेहत, शिक्षा, पीने का पानी, साफ सफाई, स्किल डेवलपमेंट वगैरह पर। तो अगर सड़क बनाने में जो खनिज इस्तेमाल हुआ उसकी रॉयल्टी ही चोरी हो गई, जैसा कि आरोप है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो पैसा कभी DMFT फंड तक पहुंचा ही नहीं। नतीजा, खनन की वजह से प्रभावित होने वाले आदिवासी समुदाय और दूसरे लोग अपने कल्याण के लिए बने इस फंड के फायदे से महरूम रह गए। ये उन पर एक तरह की दोहरी मार हुई, जैसा लेख इशारा कर रहा है। एक तरफ तो उनके विकास के लिए आया TSP फंड कथित तौर पर कहीं और लग गया, और दूसरी तरफ उन्हीं के इलाके में चल रही एक्टिविटी जैसे सड़क बनाने से जुड़ा खनन, उससे जो कल्याण फंड DMFT बनना था वो भी रॉयल्टी चोरी की वजह से उन तक नहीं पहुंच पाया। ये वाकई बहुत गंभीर स्थिति लगती है। और लेख के मुताबिक ये जो कथित अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी है, इसका असर सिर्फ सरकारी खजाने या आदिवासी कल्याण तक ही नहीं रुकता, इसका दायरा और भी बड़ा बताया गया है। बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा असर उन पर पड़ता है जो कानूनी तौर पर खदानें चलाते हैं, लीगल माइनिंग लीज होल्डर्स। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो सारे सरकारी नियम कायदे मानते हैं, पर्यावरण बचाने के मानक अपनाते हैं, अपने मजदूरों को सही तनख्वाह देते हैं और सबसे जरूरी टाइम पर पूरी रॉयल्टी और टैक्स चुकाते हैं। अब जब कोई गैर कानूनी तरीके से खनन करके बिना रॉयल्टी चुकाए कम लागत पर वही खनिज बाजार में बेचता है तो वो एक गलत कंपटीशन खड़ा कर देता है। इसका मतलब है कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी लागत अवैध काम करने वालों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है।
नतीजतन जो वैध खदान मालिक हैं उनको या तो अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता है या कीमतें इतनी गिरानी पड़ती हैं कि उनका मुनाफा ही खत्म हो जाए, या फिर सबसे बुरी हालत में उन्हें अपनी खदानें बंद करनी पड़ सकती हैं। और इसका सीधा असर तो फिर रोजगार पर पड़ेगा। बहुत से लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। यकीनन इन वैध खदानों में हजारों मजदूर काम करते हैं और इनमें से बहुत से लोग उसी इलाके के स्थानीय निवासी होते हैं, अक्सर आदिवासी ही। खदानें बंद होने या प्रोडक्शन घटने का मतलब है बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। लोग गरीबी और लाचारी के जाल में फंस सकते हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं रहता, एक बड़ा सामाजिक संकट बन जाता है। और पर्यावरण का क्या? अवैध खनन का उस पर क्या असर होता है? ये भी तो एक पहलू है। तो पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो शायद सबसे गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला होता है। अवैध खनन लगभग हमेशा बिना किसी पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के होता है। कोई वैज्ञानिक खनन योजना नहीं होती, कोई पर्यावरण मंजूरी नहीं होती, EC नहीं होती। नतीजा अंधाधुंध खुदाई। इससे मिट्टी का भयानक कटाव होता है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, नदियों, नालों, तालाबों में मलबा और केमिकल्स चले जाते हैं, पानी जहरीला हो जाता है, पीने के पानी और सिंचाई पर असर पड़ता है, जमीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर लेवल, वो नीचे चला जाता है, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं जिससे वहां की बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव जंतु और वनस्पतियां वो खत्म होती हैं, जंगली जानवरों का घर छिन जाता है। ये सब मिलकर उस इलाके का पूरा पर्यावरण संतुलन बिगाड़ देता है, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये कथित अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी सिर्फ एक फाइनेंशियल गड़बड़ी नहीं है, ये एक ऐसा पूरा सिस्टम है जो सरकारी खजाने को, ईमानदार कारोबारियों को, मजदूरों के रोजगार को और प्रकृति को, इन सब को एक साथ चोट पहुंचा रहा है, बना देता है, जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला करता है। इन सभी कड़ियों को अगर जोड़कर देखें, मतलब TSP फंड का कथित डाइवर्जन, फिर उसी इलाके में सड़क प्रोजेक्ट के काम में कथित रॉयल्टी चोरी और उस चोरी से DMFT फंड का कमजोर होना, तो लेख एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल उठाता है। लेख पूछता है, क्या ये सब सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या कोई प्रशासनिक चूक है, या फिर ये आदिवासी समुदायों को जानबूझकर उनके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखने और उन्हें विकास में पीछे रखने की कोई सोची समझी रणनीति या साजिश हो सकती है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये निष्कर्ष हमारा नहीं, बल्कि लेख में उठाया गया एक गंभीर आरोप और सवाल है जिसे हम यहाँ बस बता रहे हैं। हाँ, लेख इसी संदर्भ में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिजों पर उनके जो संवैधानिक और पारंपरिक अधिकार हैं उनका भी हवाला देता है। पेसा कानून है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जो ग्राम सभाओं को उनके इलाके के संसाधनों पर काफ़ी अधिकार देता है। अगर विकास के नाम पर होने वाले कामों में इन कानूनों और अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है तो ये वाकई चिंता की बात है। और जैसा हमने पहले बात की, अनुच्छेद 275(1) के तहत जो ग्रांट मिलती है वो साफ तौर पर आदिवासी कल्याण और उनके इलाकों के प्रशासन का स्तर सुधारने के लिए है। इन पैसों का किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल, जैसा कि आरोप है, वो सीधे सीधे उस संवैधानिक मंशा पर ही सवाल खड़े करता है। तो अगर स्थिति इतनी गंभीर है जैसा कि लेख दावा कर रहा है, तो फिर आम लोग या समुदाय क्या कर सकते हैं? क्या लेख में कुछ समाधान या एक्शन लेने के रास्ते भी सुझाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, लेख कुछ संभावित कदम बताता है जो नागरिक या नागरिक समूह उठा सकते हैं। पहला, गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर करना। इसमें ये TSP STC फंड के कथित दुरुपयोग और DMFT रॉयल्टी चोरी के मामलों को उठाया जा सकता है और कोर्ट से दखल की मांग की जा सकती है। दूसरा, जो संबंधित सरकारी विभाग हैं जैसे राज्य के आदिवासी विकास मंत्री, सड़क और भवन विभाग और खान एवं खनिज विभाग, उनको लिखित में ज्ञापन मेमोरेंडम देना। इसमें सारे तथ्य रख के जांच और कार्रवाई की मांग की जा सकती है। और स्थानीय स्तर पर, खासकर उन इलाकों में जहां पैसा कानून लागू है। तीसरा सुझाव पैसा क्षेत्रों से जुड़ा है। पैसा कानून आदिवासी इलाकों की ग्राम सभाओं को काफी ताकत देता है। वो अपने इलाके में चल रहे विकास के कामों की निगरानी कर सकती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट में उनकी भूमिका होती है। तो सुझाव ये है कि इन ग्राम सभाओं को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाए और उनके जरिए प्रस्ताव पास करवाकर इस कथित दुरुपयोग और अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की जाए। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। और राष्ट्रीय स्तर पर कोई रास्ता? चौथा सुझाव है केंद्र सरकार का जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा, उसे शिकायत भेजना। मोटा ही वो नोडल मंत्रालय है जो राज्यों को ये TSP ST ग्रांट जारी करता है और इसके इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। तो मंत्रालय से इस मामले की पूरी जांच करने और अगर आरोप सही पाए जाएं
तो जरूरी कार्रवाई करने की अपील की जा सकती है। तो ये कुछ रास्ते हैं जो लेख सुझाता है, जिनसे शायद सिस्टम को जवाबदेह बनाने और अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की जा सकती है। ये दिखाता है कि सिर्फ समस्या जान लेना काफी नहीं है, कुछ करना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये तरीके नागरिक जागरूकता और सक्रियता कितने जरूरी हैं ये बताते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना ये नागरिकों का हक भी है और जिम्मेदारी भी। तो हमने आज डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा के लेख के आधार पर गुजरात में आदिवासी कल्याण फंड के कथित दुरुपयोग, भरूच रोड परियोजना के खास उदाहरण, इससे जुड़े कथित अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी के आरोपों और इसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर काफी विस्तार से बात की। हाँ, और ये पूरी स्थिति इस बात पर रोशनी डालती है कि विकास के लिए जो पैसा रखा जाता है, खासकर वो पैसा जो समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए होता है, उसके मैनेजमेंट और इस्तेमाल में कितनी ज्यादा पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही की जरूरत है। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि संविधान और नीतियों का जो इरादा है, उसके मुताबिक विकास का फायदा असल में उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो है। ऐसा ना हो कि वो फाइलों में या प्रोसेस की उलझनों में खो जाएं या कहीं और चला जाए। लेख एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछता है कि क्या ये एक साजिश है, और नागरिकों से एक्शन लेने की बात करता है। इस पूरी बातचीत के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात ये हो सकती है, हम एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि कल्याण और विकास के नाम पर जो सिस्टम और फंड बने हैं वो वाकई अपना मकसद पूरा करें, सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में और विकास को सही मायने में सबके लिए बनाने में आम लोगों की जागरूकता, जानकारी पाने का हक और सक्रिय भागीदारी की क्या भूमिका हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।